हेलो। आज की कहानी कबूतर, इसे आइजैक बेस्विस सिंगर ने लिखा है। आइजैक बेस्विस सिंगर का जन्म 1904 को पोलैंड में हुआ। वे यहूदी माता पिता की संतान थे और उनका समस्त लेखन यिदिश भाषा में हुआ। 1935 में उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसके बाद वो पोलैंड से भागकर अमेरिका में जा बसे और वहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली। सिंगर को वर्ष 1978 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी कहानियों व उपन्यासों में व्यंग, विनोद और बौद्धिकता का अद्भुत मिश्रण होता है। वे पोलैंड में रह रहे यहूदियों के जीवन के विषय पर लिखते रहे हैं। 24 जुलाई 1991 को इनका निधन अमेरिका में हुआ। कबूतर। जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ तब प्रोफेसर व्लादिस्लाव इबिस्चुत्स के पास सिर्फ उसकी किताबें व पक्षी बचे थे। उसने इतिहास के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र इसलिए दिया था कि वह जेल पोल्स्की गिरोह से जुड़े छात्रों की दैनंदिन हरकतों के कारण पूरा परेशान हो गया था। वे छात्र कक्षा में अपनी अलग पहचान के लिए सोने की विशिष्ट कसीदायक टोपियां पहनकर हाथों में लोहे की जंजीरें घुमाते हुए हरदम लड़ने पर आमदा रहते थे। कुछ एक कारणों से इब्सचुत्स यह कभी नहीं समझ पाए कि इन छात्रों को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों है। उनमें से कई छात्रों के आरक्त चेहरे, फुंसियों से भरी गर्दनें, चपटी नासिकाएं और चौड़ी ठुड्डियां, मानो यहूदियों के प्रति नफरत ने उन्हें एक बिरादरी में बांध दिया हो। यहूदी छात्रों के लिए अलग सीटों की मांग करने वाली उनकी आवाज भी एक सी होती। व्लादिस्लाव इब्सचुत्स मामूली पेंशन लेकर रिटायर हो गए, जिससे मकान का किराया व भोजन का खर्च निकालना भी मुश्किल था। किंतु बुढ़ापे में एक व्यक्ति को और क्या चाहिए। कमजोर आंखें आंखें वाली उसकी पोलिश नौकरानी टेकला एक खेतीहार महिला थी। कमजोर आंखों वाली उसकी पोलिश नौकरानी टेकला एक खेतीहार महिला थी। प्रोफेसर ने काफी समय पहले ही उसकी तनख्वाह बंद कर दी थी। दोनों के ही दांत नदारद, इसलिए टेकला दोनों वक्त सूप बना लेती। किसी को भी नए कपड़े व नए जूतों की जरूरत नहीं थी। दिवंगत श्रीमती इब्सचुत्स की पुरानी पोशाकें, सूट व फर वाले गंदे कोट काफी मात्रा में पड़े हुए थे, जिन्हें कीटनाशक गोलियों ने अब तक बचा रखा था। पिछले कुछ वर्षों में प्रोफेसर का पुस्तकालय इतना बढ़ गया कि सभी अलमारियां किताबों से ठसाठस भर गई। यहाँ तक कि कपड़ों की अलमारियों में, पेटियों में, तहखाने में, अटारियों में पर किताबें ही किताबें, हस्तलिखित पंडुलिपियां भी। जब तक श्रीमती इब्सचुत्स जीवित रही तब तक वह किताबों को सलीके से रखती, साफ करती, उनकी मरम्मत भी करती, बेकार पंडुलिपियों को स्टोव में जला देती। किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत सब कुछ उपेक्षित पड़ा रहता। प्रोफेसर ने पक्षियों के दर्जनों पिंजरे इकट्ठे कर लिए थे, जिनमें तोते, टुईया तोते और कनारी इत्यादि टिव टिव करते रहते। वे हमेशा से ही पक्षियों को बड़ा प्यार करते थे। पिंजरे हरदम खुले रहते थे ताकि वे जहां तहां मन मर्जी उड़ सकें। टेकला शिकायत करती कि अब उससे इनकी बीटें साफ नहीं होती। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते, पगली, भगवान के जीवों में कैसा भेद, उनकी तो सब चीजें साफ सुथरी हैं। उनके लिए इतना ही काफी नहीं था। वे नियमित रूप से गली के कबूतरों को दाना चुगाया करते। पड़ोसी नित सांझ सवेरे उन्हें दोनों का थैला हाथ में लिए बाहर बाहर निकलते देखते। वे बहुत ही छोटे कद के व्यक्ति थे। पीठ झुकी हुई, छितरी दाढ़ी जो अब सफेद से पीली होने लगी, टेढ़ी मेढ़ी नाक, पिचका चेहरा, चश्मे के पीछे उनकी भौहें और भी घनी नजर आती। वे हमेशा हरे रंग का फ्रॉक कोट पहनते। घुमावदार पंजेनुमा प्लास्टिक के जूते जो अब बाजार में मिलने बंद हो गए थे, उनके पाँव में ठसे रहते। उनके खिचड़ी नुमा बाल गोल टोपी से इधर उधर बाहर निकलते रहते। वे आगे वाले दरवाजे से बाहर नहीं आ पाते और उनकी आवाज सुनने से पहले ही कबूतर इकट्ठे हो जाते। वे ईंट वाले पुराने मकानों और चर्म रोग चिकित्सालय के आसपास लगे पेड़ों पर बैठे रहते। वह गली जिसमें प्रोफेसर का मकान था, नोवी स्वीट बुलेवर्ड,
नोवी स्वीट बुलेवर्ड से शुरू हुई ढलान से आगे विस्चुला जाती थी। गर्मी के मौसम के दौरान बट्टियां पत्थरों के बीच से घास निकलती थी। वाहनों का आवागमन कम था। कभी कभार कोई अर्थी आचक या त्वचा के रोगियों की लाशें ढोती हुई नजर आ जाती, या कभी कभार पुलिस की कोई गाड़ी रति रोग से पीड़ित वेश्याओं को वहां से ले जाती हुई दिख पड़ती। कुछ एक घरों के पिछवाड़ों में अभी तक हैंडपंप ही काम आते थे। बूढ़े मकान मालिक अपने घरों से यदा कदा ही बाहर निकलते थे। कबूतर शहर के शोरगुल से बचे रहते थे। प्रोफेसर टेकला से अक्सर कहते थे कि उनके लिए कबूतरों को बहलाना किसी गिरजाघर या किसी यहूदी सभाघर में उपासना करने के समान है। दाना चुगने के लिए कबूतर हर रोज सांझ सकारे आपका इंतजार करते रहें, इससे अच्छी पूजा और क्या हो सकती है। भगवान के बनाए प्राणियों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। कबूतरों को दाना चुगाने से प्रोफेसर को खुशी तो होती ही थी, पर वे उनसे सीखते भी बहुत कुछ थे। उन्होंने एक बार तालमुड के उद्धरण में पढ़ा कि कबूतर यूनानियों को बहुत पसंद करते थे, और उन्हें हाल ही में उस तुलना का मर्म अच्छी तरह समझ में आया था। कबूतरों के पास अपनी जीविका उपार्जन का नियमित कोई उपकरण या हथियार नहीं होते। कबूतरों के पास अपनी जीविका उपार्जन के निमित्त कोई उपकरण या हथियार नहीं होते। वे अब तक अपने आप को लोगों द्वारा उछाले गए दानों के आश्रय ही स्वस्थ दुरुस्त रखे हुए हैं। उनकी गुटरगू का संगीत अभी तक कायम है। कबूतरों को हर आवाज या आहट से डर लगता है। छोटे से पिल्ले को देखते ही वे एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं। वे उन मैनाओं को भी नहीं भगाते जो उनका दाना चुराती हैं। यूनानियों की तरह कबूतर भी शांति प्रिय या पवित्र इरादे लेकर फलते फूलते रहे हैं, किंतु हर आचार व्यवहार या नियम कायदे का अपवाद भी होता है जो अपनी आनुवंशिकता को अस्वीकार करते हैं। ऐसे कबूतर भी थे जो दूसरे कबूतरों को भगा देते, चोंच मारकर छीना झपटी करते। प्रोफेसर इप्सचुच ने साम्य विरोधी तथा यूनानी साम्यवादी छात्रों की वजह से विश्वविद्यालय छोड़ दिया था, जो अपने स्वार्थ की खातिर दूसरों को उत्पीड़ित करते थे। इतने वर्षों तक प्रोफेसर ने अध्यापन किया, पुरालेखों को पढ़ा, उनकी छानबीन की और वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, पर इतिहास दर्शन के उस तथ्य के प्रति हमेशा ध्यान केंद्रित रखा जो यह समझाए कि मानव जाति किस दिशा में अग्रसर हो रही है, उसे लड़ने के लिए कौन बाध्य कर रहा है। एक समय ऐसा भी था कि जब घटनाओं के भौतिकवादी विश्लेषण की ओर प्रोफेसर का ध्यान अधिक था। वे लुक्रेशियस, डिडरोट, वॉगेट, फ्यूरबॉक के मुरीद थे। वे कुछ समय तक कार्ल मार्क्स के भी प्रशंसक रहे, लेकिन यह युवावस्था जल्द ही गुजर गई। अब प्रोफेसर दूसरी ओर उन्मुख हुए। यह परिवर्तन प्रकृति के उद्देश्यों की पड़ताल करने, तथाकथित स्वदेशों की सच्चाई जानने और विज्ञान के वर्जित क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए था। यद्यपि प्रकृति में निश्चित परियोजना परिलक्षित होती है, पर प्रोफेसर को अव्यवस्थित नजर आई। यद्यपि प्रकृति में निश्चित परियोजना परिलक्षित होती है, पर प्रोफेसर को अव्यवस्थित नजर आई। हम सभी जरूरतमंद थे, चाहे वह यूनानी हो, चाहे ईसाई या मुसलमान हो, चाहे महान सिकंदर, शॉरेलमैन, चाहे नेपोलियन या हिटलर हो। बिल्लियों के द्वारा चूहों का शिकार करवाकर, बाज शिकरों के द्वारा खरगोशों को मरवाकर, भ्रातृत्व संघ द्वारा यूनानियों पर हमला करवाकर भगवान को क्या मिलेगा, उसे क्या सिद्धि प्राप्त होगी। तत्पश्चात प्रोफेसर ने इतिहास के अध्ययन से नाता तोड़ लिया। बुढ़ापे में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सही मायने में उन्हें जीव और प्राणी शास्त्र से ज्यादा लगाव है, जिसकी सहज परिणति यह हुई कि उन्होंने कुछ ही समय में पशु पक्षियों पर ढेरों पुस्तकें प्राप्त कर ली। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह सबलवाय से पीड़ित हैं और उनकी दाईं आंख बिल्कुल बेकार है। फिर भी वे एक छोटी खुर्दबीन ले आए, माइक्रोस्कोप। उनके अध्ययन मनन का कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं था,
वे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उसी लगन से पढ़ते जिस तरह धर्म प्रयाण लोग तालमुड का पाठ करते हैं और उन्हीं के उन्माद सिर हिलाकर गाना गाते। अपनी दाढ़ी का बाल तोड़कर उसे यत्न पूर्वक स्लाइड पर रखकर वे खुर्दबीन से नीचे देखते। हर बाल की अपनी जटिल रचना होती है। टेकला के खूबसूरत गुलदस्ते से शांतिमय वातावरण बनता जिससे प्रोफेसर की आत्मा पुनर्जीवित हो उठती। टेकला के खूबसूरत गुलदस्ते से शांतिमय वातावरण बनता जिससे प्रोफेसर को आत्मा पुनर्जीवित हो उठती। जब वे खुर्दबीन के पास बैठकर अपने काम में मशगूल होते तो टुइयां तोते चहचहाते, बोलते, घूमते, कनारी मीठे स्वर में गाती, तोते बातचीत करते, एक दूसरे को बंदर, उल्लू या भुक्खड़ कहते। टेकला की गवई बोली के लहजे में भगवान के परोपकार या उसकी करुणा पर विश्वास करना इतना आसान नहीं था, मगर उसका अस्तित्व कण कण में व्याप्त था। टेकला भी छोटे कद की थी। चेचकरू बाल उसके बारीक थे, नुकीले, जिनमें सफेदी झांकने लगी थी, फीके रंग का पहनावा और टूटी फूटी चप्पल। बिल्ली के उन्माद उसकी हरी आंखें गालों के ऊपर से दिखाई दे रही थी। उसका एक पांव जोड़ों के दर्द से पीड़ित था, जिस पर विलेप और मरहम लगा हुआ था, जो किसी परिचित हकीम ने निशुल्क लगा दिया था। अब अपने भगवान की आराधना करने के लिए वह गिरजाघर जाने वाली थी। उसने प्रोफेसर के पास आकर कहा, मैंने दूध गर्म कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए। उसमें कॉफी का एक चम्मच मिला दूं? धन्यवाद टेकला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा गला सूख जाएगा। यह कहाँ लिखा है कि गला गीला रखना जरूरी है? टेकला ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु वह गई नहीं। जब श्रीमती इब्सचुट्स मरनासन थी तब उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वह प्रोफेसर का ख्याल रखेगी। थोड़ी देर बाद वे कुर्सी से उठे। वे एक विशेष तकिए पर बैठते थे कि ताकि उनकी हेमरोइड्स में जलन न हो। क्या तुम अब तक यहीं हो टेकला? प्रोफेसर ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी मेरी पत्नी की तरह जिद्दी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। प्रोफेसर, दवाई का वक्त हो गया है। कौन सी दवाई बेवकूफ? कोई दिल हमेशा नहीं धड़क सकता। प्रोफेसर ने आउर द लेंस द बर्ड्स ऑफ पोलैंड पुस्तक के खुले पन्नों पर रखा और अपने पक्षियों की देखभाल के लिए चल पड़े। गली के कबूतरों को दाना चुगाने में उन्हें सचमुच खुशी होती थी, मगर खुले पिंजरों में रहने वाले पक्षियों का ख्याल रखना बड़ी मेहनत और सतर्कता का काम था। टेकला के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उस पर विपत्ति न आती हो। कभी कोई टुइयां तोता किताब या किवाड़ के पीछे फंस जाता, उसको वहां से यत्न पूर्वक निकालना पड़ता। नर टुइयां तोते आपस में लड़ते। प्रोफेसर ने सभी चिड़ियों की नस्लों के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी, लेकिन टेकला भूल जाती और दरवाजा अधखुला छोड़ देती। एक बार बसंत का दौर था। खिड़कियां खोली नहीं जा सकती थी, फलस्वरूप सीलन भरी हवा से बीटों की गंध आ रही थी। नियमानुसार पंछी रात को सोते थे, फिर भी कोई पखेरु दुस्वपन के कारण जाग उठता, अंधेरे में इधर उधर फड़फड़ाता। रोशनी जलानी पड़ती ताकि पखेरु अपने आप को मार न डाले। कुछ दानों के बदले ये पखेरु प्रोफेसर को क्या सुख पहुंचाते। एक टुइयां तोते ने बहुत सारे शब्द सीख लिए थे और कुछ एक पूरे वाक्य भी। उसने अपना चकस प्रोफेसर की गंजी खोपड़ी को बनाया, कान की लोलक में चोंच मारता, चश्मे की डंडी पर चढ़ जाता, कभी कभार लिखते समय उसकी तर्जनी पर कलाबाजी करता। प्रोफेसर को गहराई से यह एहसास होने लगा था कि ये पक्षी कितने समझदार हैं, कितना असाधारण है इनका आचरण, कितना उच्च है इनका व्यक्तित्व। इतने सालों से देखते रहने के बावजूद उन्हें आज भी इनकी हरकतों से कम आश्चर्य नहीं होता। प्रोफेसर को यह जानकर बड़ी खुशी होती कि इन जीवों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से इतिहास का कोई बोध नहीं है। प्रोफेसर को यह जानकर बड़ी खुशी होती कि इन जीवों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से इतिहास का कोई बोध नहीं है। ये परंपरा या अन्य संस्कारों से पूर्णतया मुक्त हैं। सारे साहसिक कार्यों को तुरंत भुला दिया जाता है
हर दिन इनकी एक नई शुरुआत होती है। फिर भी एक अपवाद अवश्य नजर आया। उन्होंने एक बार देखा कि एक नर टुईया तोता अपने साथी के मरने पर गम में घुला जा रहा है, उदास है। उसने पक्षियों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, घृणा, व्यवधान, बदले की भावना और आत्महत्या के दृष्टांत भी देखे। भगवान या कुदरत का दिया हुआ विवेक, पंखों की बनावट, अंडे देने का कौशल और रंग बदलने की निर्भीक प्रक्रिया, इन सब में एक निहित उद्देश्य है। यह सब क्यों कर घटित होता है? अनुवंशिकता, गुणसूत्र या जीन्स। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद प्रोफेसर अपने आप से ही बातचीत करने लगे थे। कभी कभार प्राचीन प्रतिभाओं के प्रति मतभेद भी उजागर होते रहते थे। वे डार्विन से कहते, नहीं चार्ल्स, नहीं, तुम्हारे सिद्धांत यह पहेली सुलझाने में सक्षम नहीं है। श्रीमान लेमार्क, तुम्हारे सिद्धांत भी अपर्याप्त हैं, फिर से सोचना जरूरी है। उस दोपहर अपनी दवाई लेने के बाद प्रोफेसर ने एक थैले में अलसी, बाजरा व सूखे मटर भरे और कबूतरों को चूगा डालने के लिए वे बाहर निकले। हालांकि वह मई का महीना था, बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिलहाल विस्ट्यूला में बरसात थम गई थी और धूप बादलों को चीरती हुई निकल गई। पारलौकिक कुल्हाड़ी के उन्माद। जो ही प्रोफेसर बाहर आए, चारों तरफ से कबूतर एक साथ झपटे। कुछ अतिरेक उतावली में टोपी के पास पंख फड़फड़ाने लगे, मानो टोपी नीचे गिराने की खातिर खिंच उठे हों। प्रोफेसर को मालूम था कि थैले में पर्याप्त दाने नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी चूगा उछालना शुरू कर दिया ताकि वे आपस में झगड़े नहीं। किंतु तब तक तो छीना झपटी का दौर चल पड़ा था। कुछ तो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दूर धकेलने की चेष्टा कर रहे थे। तिस पर गली काफी संकरी थी और कबूतरों का झुंड बहुत बड़ा था। वे होठों ही होठों में बुदबुदाए, बेचारे पक्षी कितने भूखे हैं। उन्हें मालूम था कि कबूतरों को खिलाने से उनकी समस्या कभी नहीं सुलझेगी। वे जितना अधिक चूगा डालेंगे, कबूतरों की संख्या उतनी ही बढ़ती रहेगी। प्रोफेसर ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में कबूतर इतने बढ़ गए हैं कि इनके वजन से कई छतें तक ढह पड़ी हैं। इस अविराम दौड़ धूप में भला प्रकृति के नियमों की कौन अवहेलना कर सकता है, और न ही इन जीवों को भूखे मरने के लिए कोई छोड़ सकता है। जिस हॉल में अनाज की बोरी रखी थी, वे लौटकर वहां आए, पूरा थैला भर, और मन ही मन बुदबुदाए, आशा करता हूं कि वे रुके रहेंगे। जब वे बाहर आए तो उनकी आशा के अनुरूप पंछी वहीं पर ही मौजूद थे। धन्यवाद, धन्यवाद, उन्होंने कहा, और अतिशय धर्मोत्साह की वजह से कुछ परेशान भी हुए। वे इधर उधर दाना उछालने लगे तो उनके हाथ पांव कांप उठे, मुट्ठियों से फिसलकर पांव के पास ही गिर पड़े। कबूतर बेसब्री से उनके कंधों पर, भुजाओं पर पांखें फड़फड़ाते हुए उन्हें नोचने लगे। एक साहसी कबूतर तो थैले पर ही बैठकर अनाज खाने की कोशिश करने लगा। अचानक एक पत्थर प्रोफेसर इब्सचूच के ललाट पर लगा। यकायक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। तब तक तो 2 पत्थर और लगे, एक कोहनी पर और दूसरा गर्दन पर। सभी कबूतर एक साथ उड़े मानो हवा का तूफान उठा हो। वे किसी तरह घर के अंदर आने में कामयाब हुए। उन्होंने कई बार पत्रिकाओं में पढ़ा था कि यूनानियों पर सैक्सनी बगीचों में और उपनगरों में गुंडों द्वारा हमले किए जाते हैं, किंतु उनके साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। वे असमंजस में थे कि उन्हें चोट कहीं ज्यादा लगी है, ललाट पर या उनके अहम पर। क्या हम इतने गिर चुके हैं? वे बुदबुदाए। टेकला खिड़की से सारा माजरा देख रही थी। वह गुस्से से भुनभुनाती उनके पास आई, फुफकारते हुए उन दुष्टों को मार बद्दुआएं देने लगी। फिर अचानक दौड़कर रसोई में अंगोछा भिगोने गई। प्रोफेसर ने टोपी उतारकर ललाट के टिसते गुमड़े को छूकर देखा। तब तक टेकला गीला अंगोछा लेकर लौट आई, उन्हें सोने के कमरे में ले गई, कोट उतारकर लिटाया। उपचार करते समय भी उसका बड़बड़ाना जारी था। भगवान उन्हें भरपूर दंड देना, उन पर
फालिज गिरे, उन्हें कोढ़ निकले। बस टेकला बस, अगर यही हमारा पोलैंड है तो इसे आग लग जानी चाहिए। पोलैंड में तो अच्छे लोग भी रहते हैं, तलछट, वेश्या, कोड़ी, कुत्ते। टेकला बाहर गई, शायद पुलिस को बुलाने, किंतु प्रोफेसर ने पड़ोसियों से शिकायत करते और चिल्लाते हुए उसे सुना। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जब टेकला अकेली ही वापस आई तो उन्होंने सोचा नहीं, वह पुलिस को बुलाने नहीं गई। वह बेचैनी से बड़बड़ाती हुई रसोई में घूम रही थी। प्रोफेसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। देर सवेर तुम्हें अपनी खाल पर सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मैं दूसरे पीड़ित व्यक्तियों की अपेक्षा किस माने में श्रेष्ठ हूँ, यही इतिहास है। इतने वर्षों तक मैंने यही दिमाग में भर रखा था। यहूदी शब्द उन्होंने काफी समय से भुला दिया था, आज अचानक उनके दिमाग में कौंधा। रेशियम एक दुष्ट आदमी, वह दुष्ट ही है जो अपना इतिहास बनाता है। प्रोफेसर 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गए। इतने सालों से जिस उत्तर की उन्हें तलाश थी वह एक क्षण में स्पष्ट हो गया। गुंडों द्वारा उन पर पत्थर फेंकने और न्यूटन द्वारा सेब को नीचे गिरते देखने में परस्पर कितना साम्य था। सूर्य के उजाले की तरह सच्चाई उनके सामने प्रज्वलित हो उठी, जो किसी भी समय के लिए असामान्य हो सकती। सभी विधानों की एक सी परिणति होती है। सभी विधानों की एक सी परिणति होती है। हर पीढ़ी में कोई न कोई आदमी होता ही है जो झूठ बोलता है, खून खराबा करता है, दंगा फसाद करता है। दुष्टता या बर्बरता कभी रुक नहीं सकती, चाहे वह युद्ध के रूप में हो, चाहे क्रांति के रूप में। चाहे अपने झंडे के नीचे लड़े या दूसरे के झंडे के नीचे लड़े। चाहे कुछ भी नारा हो, कोई भी वाद हो, मकसद एक ही रहता है, खून बहाना, दूसरों को आतंकित करना, उत्पीड़ित करना। एक ही उद्देश्य ने मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर, हेमिल्कर, चंगेज खान, शोरेलमैन, शमिलटिस्की, नेपोलियन, रॉबर्टस्पियर और लेनिन को संगठित किया। इतना आसान। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी आसान था, इसलिए उसके आविष्कार में इतना समय लगा। व्लादिस्लाव इब्सचुच को शाम होते होते नींद आने लगी। उन्होंने अपने आप से कहा, नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। टेकला ने प्रोफेसर के माथे पर बर्फ का सेंक दिया। पूर्णतया आश्वस्त होने के लिए वह डॉक्टर को बुलाना चाहती थी, पर प्रोफेसर ने मना कर दिया। उन्होंने डॉक्टर व पड़ोसियों के रूबरू होने में शर्म महसूस हो रही थी। टेकला ने जई का घोल करके उन्हें पिलाया। वे हमेशा सोने से पहले पिंजरों को संभाला करते, उनमें ताज़ा पानी भरते, दाने व सब्जियां डालते और मिट्टी भी बदलते। किंतु उस शाम प्रोफेसर ने सब काम टेकला पर छोड़ दिया और उस दिन प्रोफेसर ने सब काम टेकला पर छोड़ दिया। उसने बत्तियां बुझा दी। कुछ टुईयां तोते प्रोफेसर के कमरे में ही पिंजरों में बंद थे। कुछ पर्दे की डंडी पर सो गए। हालांकि प्रोफेसर थके हुए थे, फिर भी उन्हें तुरंत नींद नहीं आई। उनकी दुरुस्त आंख का ऊपरी हिस्सा सूज गया था, जिससे पलक झपकाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि कहीं वे पूरी तरह से अंधे न हो जाए। अंधा होने की बजाय तो मर जाना ही बेहतर है। ऊंघ आते ही उन्होंने सपने में एक विचित्र धरती देखी, जहां एकदम नई प्राकृतिक छटा बिखरी पड़ी थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हरे भरे पहाड़, रहस्यमयी घाटियां, लुभावने बगीचे, गहर घुमेर, गाछ वृक्षों से आच्छादित और रंग बिरंगे फूलों का बिछोना। मैं कहाँ हूँ? वे नींद में बड़बड़ाए। इटली में, अफगानिस्तान में। नीचे की जमीन इस तरह खिसक रही थी मानो हवाई जहाज में बैठे हों या अंतरिक्ष में लटके हुए हों। क्या मैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पहुंच से परे हूं? वे दुविधा में फंस गए कि आखिर यह हुआ क्यों कर। यहां तो कोई वायुमंडल भी नहीं। वे फिर बुदबुदाए, उफ, कहीं मेरा दम न घुट जाए। अकस्मात उनकी नींद उचट गई। समझ नहीं पड़ा कि वे हैं कहाँ। माथे पर कुछ दबाव महसूस हुआ। हाथ से स्पर्श करते ही उन्हें आश्चर्य हुआ।
मेरे सर पर यह पट्टी क्यों बंधी है? इस प्रश्न के साथ ही अचानक उन्हें सब याद आ गया। हाँ, इतिहास दुष्टों ने ही बनाया है। मैंने न्यूटन के इतिहास का सूत्र खोज लिया है। उन्होंने अपना शोध कार्य फिर से प्रारंभ करना होगा। ओह! उन्हें अपने सीने में बाईं तरफ तीखा दर्द महसूस हुआ। वे लेटे लेटे ही दिल की धड़कनें सुनते रहे। हृदय शूल के लिए उनके पास गोलियां थी, किंतु वे पढ़ने वाले कमरे के दराज में रखी हुई थी। उनकी दिवंगत पत्नी स्टेफनी ने उन्हें एक छोटी सी घंटी दे रखी थी। रात को जब भी उनकी तबीयत खराब होती, वे घंटी बजाकर टेकला को बुला लें, किंतु प्रोफेसर की इच्छा नहीं होती कि वे घंटी बजाएं। यहाँ तक कि रात की हरी बत्ती तक जलाने में भी उन्हें हिचकिचाहट होती। पक्षियों को आवाज व रोशनी से बड़ा डर लगता था। उन्होंने सोचा, टेकला दिन भर के काम काज से थक गई होगी, तिस पर इस अप्रिय घटना की वजह से वह ठीक तरह से सो भी नहीं पाई होगी। गुंडों के अचीते आक्रमण से वह उनकी अपेक्षा ज्यादा परेशान हुई थी। चंद घड़ियों की नींद के अलावा बेचारे के पास और है ही क्या? न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त और न कोई संतान। प्रोफेसर ने टेकला के नाम वसीयत तो लिख दी, लेकिन उन अप्रकाशित पांडुलिपियों का मूल्य ही क्या था उसके लिए? एक नया सूत्र। कुछ देर बाद प्रोफेसर को लगा कि सीने का दर्द कम हो रहा है, किंतु फिर अचानक छुरी घोंपने जैसा असहाय पीड़ा उठी जो कंधों, पसलियों, बाहों को झकझोर गई। उन्होंने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अकारत। वहां पहुंचने के पहले ही उनकी उंगलियां शिथिल पड़ गई। उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि उन्हें इतनी भयंकर पीड़ा होगी, जैसे कोई तीखे पंजों से उनका हृदय भींच रहा हो। उनका दिल घुटने लगा। हाँफते समय उन्हें ख्याल आया कि उनके बाद कबूतरों का क्या होगा। अगले दिन सुबह जब टेकला उनके कमरे में आई तो उन्हें बड़ी मुश्किल से पहचान सकी। जो आकृति उसे नजर आई वह प्रोफेसर की बजाय एक विरूप गुड़िया की थी। चिकनी माटी के उन्माद पीला चेहरा, हड्डियां एकदम सख्त, मुंह फटा हुआ, विकृत नाक, दाढ़ी ऊपर की ओर उठी हुई, एक आंख की पलकें चिपकी हुई, दूसरी आंख अध खुली मानो किसी अजनबी दुनिया से झांक रही हो। मोम के सदृश उंगलियां तकिए पर पसरी थी। टेकला चिल्लाने लगी। घबराए पड़ोसी अंदर आए। किसी ने रोगी वाहन के लिए तकाजा किया तो बाहर उसके भोंपू की आवाज सुनाई दी। लेकिन जो अंतरंग डॉक्टर भीतर आया, उसने रोगी की सूरत देखते ही गर्दन हिला दी कि उसे अब कुछ भी मदद पहुंचाई नहीं जा सकती। उसने आंखें झुकाकर सीने पर क्रॉस का निशान बनाया। टेकला चित्कार कर उठी। उन जानवरों ने इसे मार डाला। इस पर पत्थर फेंके। हैजा हो उन हरामजादों को, उन पर पागल कुत्ते छोड़े जाएं। वे दुष्ट राक्षस, सत्यानाश हो उनका। वे कौन हैं? डॉक्टर ने कांपती आवाज में पूछा। वे अपने ही पॉलिश कसाई थे, गुंडे, जानवर, खूनी। हाँ, एक यहूदी। ओह, जब प्रोफेसर जीवित थे तब उनकी कोई पूछ न थी, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी कृति के अंबार लग गए। उनकी शोक सभा में विभिन्न संगठनों, अनेक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से लोग आए। मुंह लटकाए हुए उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। कई प्रमुख प्रतिष्ठानों से तार आए कि वे अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। प्रोफेसर का घर फूलों से भर गया। बहुत सारे लेखक, प्राध्यापक, आचार्य व छात्र अत्यंत सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर की भीगी आंखों से देख रहे थे। क्योंकि प्रोफेसर यूनानी थे, इसलिए यूनानी संस्थाओं ने भजन गाने के लिए 2 गायकों को भेजा ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। घबराई हुई चिड़िया एक दीवार से दूसरी दीवार पर बैठ रही थी। उनके पंखों में अशांति की फड़फड़ाहट थी। उनकी चहचहाट में उदासी भरी थी। एक किताब केस से दूसरे किताब केस पर, एक बल्ली से दूसरी बल्ली पर वे बुराई सी उड़ रही थी। टेकला ने उन्हें अपने अपने पिंजरों में डालने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुई। 2 दरवाजे और खिड़कियां लापरवाही से खुली रह गई थी, जिनमें से कुछ चिड़िया बाहर निकल आई थी।
एक तोता चिल्ला चिल्लाकर टेकला को यह सूचित कर रहा था कि फोन की घंटी बज रही है, पर टेकला तो अपना होश ही भूली हुई थी। यूनानी समुदाय के अधिकारी कब्रिस्तान के अग्रिम भुगतान के लिए तकाजा कर रहे थे और एक पोलिश मेजर जो प्रोफेसर का विद्यार्थी रह चुका था उन्हें उसके भीषण परिणाम की सूचना दे रहा था। अगली सुबह एक यूनानी अर्थी गली से निकली। काले कपड़ों में ढके शव की सिर्फ दो आंखें दिखाई दे रही थी, मानो बादलों से छाए आसमान से विदा मांग रही हूं। जब शव यात्रा टेकी एवेन्यू के से पुराने शहर की ओर बढ़ रही थी तो कबूतरों के झुंड उड़कर छतों पर बैठने लगे। उन कबूतरों की संख्या इतनी अधिक थी कि आसमान तथा इमारतों के बीच की गलियां उनसे परमपुर छा गई। संकरी गली थी तो शुरू से आखिर तक इस कदर धुंधला गई, ऐसे अंधेरा फैल गया मानो सूरज पूरा ग्रस्त हो गया हो। कबूतर थोड़ी देर के लिए ठोर प्रलंबित हुए, तत्पश्चात एक साथ सत्वर गति से शव यात्रा को चारों ओर से घेरकर उड़ने लगे। जो प्रतिनिधि अर्थी के नीचे गोल मालाएं लेकर चल रहे थे वे आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगे। गली के निवासी क्या, बूढ़े क्या, बीमार क्या, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सीने पर सलीब का निशान बना रहे थे। कबूतरों के उस अप्रतिम करिश्मे को सभी आश्चर्य से देख रहे थे। टेकला ने अपने दोनों हाथ काली शाल से बाहर निकाले और वह फुफक कर रोने लगी। कबूतरों का पूरा समूह तब तक अर्थी के साथ साथ चलता रहा जब तक वह ब्रोवासी गली में नहीं पहुंची। जिस कवायद से कबूतरों ने आकाश में गोल घेरा बनाया था उसमें उनके अनेक पंख धूप और छां के बीच में आ रहे थे, कभी लहू की नाई लाल तो कभी शीशे की तरह सांवले। जिस कवायद से कबूतरों ने आकाश में गोल घेरा बनाया था उसमें उनके अनेक पंख धूप तथा छांव के बीच में आ रहे थे, कभी लहू की नाई लाल तो कभी शीशे की तरह सांवले। यद्यपि उन पक्षियों की योजनाबद्ध उड़ान न तो शव यात्रा के आगे थी और न पीछे। जब तक शव यात्रा फरमांस्का और मेरियन स्टेट के प्रतिच्छेदक तक पहुंची तब तक कबूतर अपनी गति से उड़ते रहे। फिर उन्होंने एक आखिरी गोला बनाया और काफी पीछे हो लिए। सभी पंखों वाले मेजबान अपने संरक्षक की चिर शांति के लिए फिर उसके साथ साथ उड़ने लगे। जाने क्यों कर उन कबूतरों को यह इल्हम हो गया था कि उनके लिए अगली सुबह शरतकाल की तरह उबाऊ व अवसाद भरी होगी। उस दुखद स्थिति के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आकाश को जंग लग गया हो और वह जर्जित होकर नीचे झुक आया हो। चिमनी का धुआं वापस छत पर इकट्ठा होने लगा था। सुइयों की तरह पतली पतली बारिश हो रही थी। रात के अंधेरे में प्रोफेसर के दरवाजे पर किसी ने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया था। दानों का थैला लेकर टेकला बाहर आई, पर कुछ ही कबूतर नीचे आए। वे सहमे सहमे झिझकते हुए दाना चुग रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रतिबंध की अवज्ञा करने पर वे पकड़े जाएंगे। नाली से जले कोयलों की दुर्गंध आ रही थी और आसपास चारों ओर बर्बादी का आभास होने लगा था। थैंक यू सो मच।